हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड जो है मैं 4 वीडियो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के भाग 1 से लेकर भाग 4 तक अलग अलग जो है वो प्ले लिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चैनल की विजिट करें और उसके बाद वो 4 वीडियो देख लें। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अब चलते हैं आगे। संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन तो संक्षारण क्या होता है कि ये जो अलग अलग धातुएं होती है वो वायु या ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशील होती है। तो वो अगर लगातार वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर नमी के कांटेक्ट में रहती है ना, तो उनकी सरफेस है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है और उस अभिक्रिया से उनकी जो सतह है ना वो बदल जाती है। इस सिद्धांत को या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण जैसे मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है लोहे का, और ये जो इमेज पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अब इमेज, तो यहाँ पे जो लोहा है ना ये लगातार ऑक्सीजन, एयर या जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसके संपर्क में रहता है ना, तो लोहे का हो जाता है ऑक्सीकरण और इससे बन जाता है जंग, रस्ट। ये लोहे का जंग है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से वायु के साथ जो लोहा है इसने रिएक्शन करी और रिएक्शन करने से जंग लग गया इसके ऊपर। तो ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। सभी धातुओं में होता है ये, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जो कुछ नोबल मेटल्स होती है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। जैसे सोना है उसमें नहीं होता, जो प्लेटिनम है उसके अंदर नहीं होता। लोहे में इसका रंग जो है वो ब्राउन कलर का होता है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में ये डार्क कलर हो जाता है, कुछ ब्लैक टाइप का। और जो कॉपर है उसके अंदर जो जंग आएगा वो लगभग ग्रीन कलर का होता है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन और नमी से संपर्क में आने पर रिएक्शन करती है। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण या कोरोजन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब कोई धातु लंबे समय तक वायु अथवा नमी के संपर्क में रहती है, नमी के संपर्क में रहती है, तो रासायनिक क्रिया के कारण धातु की सतह में परिवर्तन आ जाता है। इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा है, इसका हमने एग्जांपल लिया है। ऐसे और भी अलग अलग धातुएं होती है जो लगातार नमी के या एयर के संपर्क में आती है, तो कोरोजन होता है। अब इस कोरोजन की अगर मैं बात करूं तो इससे होता क्या है कि जो मेटल है ना वो लेयर बाय लेयर डैमेज होती है। परत कर परत जो है अलग अलग परतें उतरती रहती है और जो मेटल है वो डैमेज होती रहती है। तो धातु जो है उसके लिए संक्षारण है वो एक तरीके से एक बीमारी होगी। तो अब संक्षारण क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। एक दो इमेजेस जो है आपने स्क्रीन पे अब और देखी, उनके अंदर भी संक्षारण जो है वो दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं संक्षारण जो है ना उसके बचाव के उपाय क्या होते हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय, तो इसमें पहला उपाय तो ये है, और उपाय से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए भी हमें मेटल और ऑक्सीजन को संपर्क को रोकना है, या मेटल जो है उसको और नमी के संपर्क को रोकना है। तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे धातु के डायरेक्ट संपर्क में ना आए, एक तो नमी और दूसरी ऑक्सीजन। जैसे बचाव के उपाय की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आ जाएगा, आप इसके ऊपर जो ऑयल पेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल पेंट के लेप से।
अगर ऑयल पेंट कर देते हैं तो ऑयल पेंट करने से एक तो धातु है उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या होता है कि उसके डायरेक्ट संपर्क में ना तो पानी आएगा, ना नमी आएगी, और ना ही ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, लेकिन ये सभी तरीके की धातुओं पे लागू नहीं होता। तो ये जो पेंट है वो जिन जिन धातुओं पे लागू होता है वहाँ पर आप पेंट का लेप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लगा सकते हैं ग्रीस या ऑयल। धातु की सरफेस पे ग्रीस या ऑयल लगा देंगे जहाँ पर ये लगाने ज़रूरी हो। जैसे कोई कलपुर्जे है, मशीनरी है, उसके ऊपर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे तो ये नहीं लगा सकते। और बेसिकली लोहे की ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती, मिश्र धातुएं होती है उनकी बनती है जो खाने पीने से रिलेटेड हो, ऐसे बर्तन या कुछ भी। तो ग्रीस, ऑयल ये सब लगा कर भी आप इसको बचा सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, जिसको विद्युत लेपन बोलते हैं। और ये जिंक जो लोहा है ना उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ती है तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या इसको जस्तीकरण बोलते हैं, जस्तीकरण। इससे क्या होता है कि जो धातु है ना उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक की परत अगर चढ़ जाएगी तो जिंक की परत चढ़ने से क्या होगा, धातु के ऊपर जंग नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या है कि गैल्वेनीकरण के बाद जब लोहे से जंग को बचाने की हम बात कर लेते हैं तो फिर आगे आते हैं दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ता है या घटता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, कि जो लोहा है ना वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, और फिर नमी के संपर्क में आएगा तो नमी भी जुड़ेगी। अब नमी और ऑक्सीजन दो अगर आयरन के साथ और जुड़ गई तो उसका भार तो बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे हम एग्जांपल करें, अब जैसे ये आयरन है लोहा, इसका जो परमाणु भार है ना, जो परमाणु भार है वो होता है 56। अब इसको ऑक्सीजन से संपर्क करवाया हमने तो जो प्रोडक्ट बना ना वो बन गया Fe2O3 2H2O। तो अब देखो यहाँ अकेला एटम है उसका 56 मास है, और यहाँ बहुत सारे एटम जुड़ गए तो इनका मास तो 56 से ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है, तो जो भार है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बढ़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि अगर लोहे की पाइप पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसमें दरार आने पर लोहे पर जंग लगेगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है। तो अब देखो जो लोहा है उसकी पाइप पर आपने जिंक की परत चढ़ा दी, तो जिंक की परत चढ़ाने से क्या होगा, जिंक उसके चारों तरफ चढ़ी हुई है। अब बीच बीच में जिंक कहीं से कट जाती है या कोई दरार आ जाती है, इस तरीके से स्क्रैच आ जाती है, तो दरार आने के बाद लोहा अगर आपको बाहर दिख भी रहा है तो भी उसके ऊपर जंग लगेगा या नहीं, ये सवाल है। तो इसका आंसर है नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिंक जो है ना वो ऑक्सीजन की बजाय ज़्यादा क्रियाशील है, और जिंक जब ऑक्सीजन की बजाय ज़्यादा क्रियाशील है तो साधारण सी बात है कि जब ऑक्सीजन के संपर्क में या नमी के संपर्क में आएगी तो पहले जिंक रिएक्शन करेगा, ठीक है, ना कि आयरन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और लोहे की रिएक्शन नहीं होगी तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये संक्षारण का टॉपिक था कि जब लगातार कोई मेटल ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो
लगातार उसके संपर्क में आने पर उसकी सतह पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से परिवर्तन हो जाता है, उसकी सतह उससे अलग दिखने लग जाती है, उसको बोलते हैं संक्षारण। और उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था आपको कि लोहे का एग्जाम्पल है जो वेल नोन है, आप सभी जानते हैं। लोहे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगता है तो वो ब्राउन कलर का परत दर परत जो है वो लोहा जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब था संक्षारण के बारे में। विकृत गंधिता और संक्षारण यानी कि रेंसिडिटी और कोरोजन में से एक टॉपिक हर साल आपके एग्जाम में आता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं, वो वाला कंप्लीट होता है। अब दूसरा पार्ट हम करते हैं रासायनिक समीकरण। तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने अलग अलग रिएक्शन लिखी, बहुत सारी रिएक्शन करी, उन सब के बारे में जब आपको लिखना होता है तो लिखते टाइम एक चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें कि हम हर जगह केमिकल के नाम नहीं लिख सकते। कंप्लीट नेम लिखेंगे, कंप्लीट जानकारी लिखेंगे तो हमारे लिए वो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए हर एक रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। तो अलग अलग जो सिंबल होते हैं तत्वों के, सिंबल जिनको बोलते हैं या प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, उनके रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना जो है ना वो होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना जो है ना वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया सोडियम धातु और उसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से। सोडियम धातु को रिएक्शन करा दी क्लोरीन से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब ये तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन को प्रतीकों के रूप में जब प्रदर्शित करेंगे ना तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है सोडियम का Na, नाइट्रियम से लिखते हैं इसको Na, और क्लोरीन जो है उसका होता है प्रतीक Cl2। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा सोडियम क्लोराइड जिसका सिंबल होता है NaCl। तो ये जो है ना, अब आप Na + Cl2 = 2NaCl, ठीक है, या NaCl, ये जो आपने लिया है ना ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। ये जो 2 वाला मैटर है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक किसी भी अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इन दोनों की रिएक्शन से बनता क्या है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है
और रिएक्शन को सिंबलिक रिप्रेजेंट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है BaCl2, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है H2SO4। ये इसका प्रतीक है, सूत्र है, रासायनिक सूत्रों के रूप में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके से बैरियम सल्फेट जो है ना उसका क्या बनेगा, ये बैरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और प्लस HCl। तो यौगिक जब होते हैं तो सूत्र के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तत्व होते हैं तो उनके सिंबल के रूप में जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। एक रासायनिक समीकरण है उसको बैलेंस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हमने बात करी थी कि H2 और I2 को मैं मिलाता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2HI। N2 और H2 को मिलाता हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा NH3। इधर 2 लगा देंगे और इधर 3 लगा देंगे। इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो यहाँ बनेगा NaCl, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब असल में ये 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 2 हमने क्यों लगाए, ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए। अब संतुलित करने के लिए इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम इस बात की परख करते हैं, ठीक है, कि क्यों ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, क्यों ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलन है वो क्यों ज़रूरी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना हम द्रव्यमान रिएक्टेंट का या क्रिया कारकों का लेता है, बिल्कुल उसके बराबर ही द्रव्यमान जो है वो किसका बनता है, उत्पाद का। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो द्रव्यमान होता है रसायनों का वो कभी बदलता नहीं है, हमेशा क्रियाकारक साइड और उत्पाद साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें ये 2 अभिकारक हैं, इन दोनों का द्रव्यमान है वो इसके द्रव्यमान के इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इधर जो द्रव्यमान है इन दोनों का मिला के वो इसके इक्वल आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर आएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो, ठीक है। और अगर मैं संतुलित नहीं करूंगा तो फिर वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालित नहीं करेगा, और नियम का पालन नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन या अभिक्रिया है उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं उदाहरण के तौर पे ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सीधा सा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देता हूँ और मिलाने से मेरे पास बन गया H2O। अब देखो इनका परमाणु भार की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो सबको पता है कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और इसमें 2 ही हैं। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया यहाँ पे, 2 यूनिट। ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 = 32 यूनिट। तो टोटल इस तरफ 32 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 34। जबकि इस तरफ चलें तो 2 हाइड्रोजन का है और 16 ऑक्सीजन का है, तो टोटल कितना हो गया,
18। अब 34 और 18 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ठीक है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए अब हम इनको बराबर करेंगे। तो संतुलन के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, एटम है वो बराबर कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऑक्सीजन होगी 2 और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। लेकिन हाइड्रोजन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 होगी और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो इसके आगे लगा देंगे 2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर बराबर हैं, तो दूसरे केस में, ठीक है, अब आप इसके, मैं नीचे दोबारा लिख देता हूँ, जोड़ के देखो वैल्यू कितनी आती है। यानी कि ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ 2H2 + O2 = 2H2। अब 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का मास 4 हो गया और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, ठीक है। तो 32 और 4 टोटल कितनी यूनिट होगी, 36 यूनिट होगी। और अब एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास होता है 18, एक का जो अणुभार है वो कितना होता है 18, 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 2 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो गया 36। इसका मतलब इधर भी 36 इधर भी 36, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसलिए रिएक्शन जो है उसकी समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस जो है वो करेंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा कल। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और बेल आइकन को दबा लें